जी, जी। जी जी, हाँ। शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, हमारे वरिष्ठ श्री तुलाराम जी, हमारे मेरे पिता श्री रमेश चंद्र भटगरे जी, अन्य सभी, आप सभी उपस्थित स्वजन का श्री रूपचंद जुमारे जी, श्री कुंदन कैलाबाग जी, श्री पीएल चूरे जी, अन्य सभी उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री नंदलाल चंदेल जी, सभी उपस्थित जन का पुनः मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मैं श्री महेश अन्ना जी चूरे, नागपुर, उनको सादर आमंत्रित करूंगा। आप महाराष्ट्र प्रांतीय समिति के महासचिव भी हैं। इस कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से सभी का स्वागत करते हुए प्रारंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं श्री महेश अन्नाचंद जी चूरे का। आइए धन्यवाद भैया। जी। जैसे कि यहाँ उपस्थित सभी जो ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, अपने अनुभवी बांधव हैं, उन सबको मैं महेश चंद्र नाजी चूरे नागपुर से प्रांतीय समिति महाराष्ट्र राज्य के महासचिव के प्रतिनिधित्व के रूप में आप सबको यथायोग्य सादर नमस्कार करता हूँ। और जैसे आज की तीसरी ये जो ऑनलाइन अपनी कॉन्फ्रेंस है, या सफल लॉन्चिंग के लाने मैं उन सभी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, सम्मान देना चाहता हूँ कि जे समाज को और समाज के परिवारों के भविष्य के लाने, उन्नत बनाने के लाने तन मन धन और समय के साथ, मुझे समय भी दे रहे हैं, उसके लाने इनको प्रगतिशील योगदान कर रहे हैं। उन सबको बिल्कुल नमन है और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये मेरा ऐसा कहना है कि आज की जो ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है, ये एक स्मॉल एफर्ट है अपनों, जो अपने सैटेलाइट अपन छोड़ रहे हैं ज्ञान के लाने। तो ये जो ज्ञान है यो एक प्रयास है अपनों, यो जो परीक्षण है, ऐसे हमको काम को एक प्रगत व्यक्तिमत्व मिलन को समाज में, ऐसे समाज प्रगत होने धीरे धीरे जो सुशिक्षित ज्ञानी और अच्छे लोग अपने यहाँ पे जो जुड़न के ये इंफॉर्मेशन उनको जो मिलन की, उसे अपन एक समाज ही नहीं, एक अच्छे राष्ट्र को भी निर्माण सकारात्मक रूप से कर सकते हैं। और एक यो कहना चाहूँगा, जो माता पिता है वे सबसे पहले अपने बच्चा के लाने गुरु रहते, पहले गुरु मुझे अपने माता पिता रहते। तो उनको ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि बच्चन के आचार कैसे हैं, उनके विचार कैसे चल रहे हैं, वे कैसी संगति में है, उनके अंदर जो स्पेशल क्वालिटीज है उनको वे जानने को पर्सन को कोशिश करें उनके ऊपर, और कैसे वे पहले मार्गदर्शन के कारण उनको जो भी प्रयत्न करना है वो मैं पहली बार ऐसे हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे जो अब सामाजिक वॉरियर्स बोल सकते हैं, इनको जो अच्छो काम कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी मदद से ये बहुत अच्छो कार्यक्रम है, जो वे जे व्यक्ति लोग अपने बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं दे सक रहे हैं, ये पर्टिकुलर फील्ड हम लोग ले रहे हैं। जैसे आज हमने फार्मास्यूटिकल्स की बात करी है, तो ये उनको बहुत पॉजिटिवली हेल्प करना चाहिए। जैसो ज्ञान जैसो है, ज्ञान होने एक लाइक ग्रेविटी जैसो है यो, एक आसपास की जो सूचनाएं रहते, ये अगर ज्ञान रहेगी तो आसपास की सूचना अपन उसको आकर्षित कर सकते हैं, जैसे अपनी और अपन काबिलियत बढ़ा सकते हैं। हमको वे चीजें के बारे में अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो ये सूचना जो है ओके तथ्य को अपन जल्दी आत्मसात करेंगे, तो ज्यादा अपन को बहुत अच्छे से वो ग्रैप कर सकते हैं, अगर अपन को थोड़ा बहुत नॉलेज है। मुझे ज्ञान जैसे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते ज्ञान, और जीवन यापन को सलीका यो तरीका भी ज्ञान हमको दिखाते। तो ज्ञान नहीं तो फिर तो जीवन बड़ो जरूरत है, और जरूरत के हिसाब से, क्षमता से, जरूरत के हिसाब मुझे कैसे अपने को प्रगति चाहते, अपने बच्चों की अपनी कैसे चाहते, कैसे प्रकार के डेवलपमेंट अपन परिवार में चाहते, कुछ बातें हैं, कुछ का बनना है, अपने को कहाँ तक पहुँचना है, परिवार को कहाँ तक स्टेबल करना, ये सब चीजें क्षमता के हिसाब से जे को जहाँ मिलते हैं उन्हें अपना अपना डेवलपमेंट करना चाहिए। ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से लेने चाहिए। तो आज को जो यो अपनो यो है छिपा समाज को जो कैरियर ग्रुप को शिक्षा और वीडियो कॉन्फ्रेंस आज 9 तारीख को, 9 अगस्त को बहुत इम्पोर्टेंट है, जो फार्मास्यूटिकल्स कोर्सेज एंड करियर के ऊपर अपने डॉक्टर अपने राजेश जी कैरियर इनके द्वारा कर रहे हैं। एक वर्सटाइल कैरेक्टर है ये। मैं हालांकि मेरे ख्याल से पर्सनली मैं इनसे मिलो नहीं है, बट इनको मैंने थोड़ा सा स्टडी करो, इनके अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स है, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनको नाम है, फिर अमेजिंग इंडियन रिकॉर्ड्स है, और ये मुझे इनमें ऐसा होगा, ये नेशनल रिकॉर्ड्स है, इनमें कुछ 75 कॉम्पिटिशन, ये लेस देन 50 डेज के इनमें यो कॉम्पीट कर रहे हैं, और इनमें वेरियस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज इन्वॉल्व है। तो एक बहुत अच्छी यो है इनके द्वारा आज जो
या जो श्रृंखला को विस्तारित भाग लेके समाज को अपन गौरवान्वित कर सकते थे, है ना। और इनके बारे में ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली ये जो आज को सेशन देने वाले हैं फार्मास्यूटिकल्स पे, वे खुद एम.फार्म है और उनकी पीएचडियाँ हो गई हैं। फिर उसके बाद ये वर्किंग कर रहे एक एज ए प्रेसिडेंट, ये इनकी उपलब्धि है कि साउथ ईस्ट जोन इंडियन फार्मास्यूटिकल एजुकेशन सोसाइटी लखनऊ के ये प्रेसिडेंट करके है। इनके पेटेंट्स है, इनके आविष्कार है ना। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स है और वेरियस प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन से इनको नेशनल इंटरनेशनल वेरियस अथॉरिटीज से इनको ऑनर्स भी है, बुक्स है, पब्लिकेशन है। तो वर्सेटाइल कैरेक्टर है। हमारे लाने एक रोल मॉडल है श्री राजेश जी मुजारिया, और मुझे इनसे हम पूरे समाज के बच्चों को अच्छे नॉलेज मिलन को, और फार्मास्यूटिक्स में इंटरेस्टेड जो बच्चा है वे ज़्यादा अच्छे से एक समझ सकन के, ऐसी मैं आशा करतूँ। और विनोद भैया को एक बार धन्यवाद करतूँ कि छत्तीसगढ़ समाज की तरफ से उनको जो काम है वो बिल्कुल तारीफ के काबिल है। और जो थर्ड लॉन्चिंग है बहुत पॉजिटिवली बहुत अच्छा रहे इनको। और एक ही साथ में विनोद भैया से कहते कि भाई आगे की कार्रवाई श्री राजेंद्र जी मुजारिया के साथ चालू करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। छिपा समाज शिक्षा और कैरियर ग्रुप की ओर से पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश जनक मुजारिया जी हमारे मुख्य परामर्शदाता, गाइडेंस, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सरदार पटेल विश्वविद्यालय बालाघाट में डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में। आप एम फार्मा पीएचडी हैं। साथ ही आपने अभी हाल ही में 50 दिन के अंदर 75 अलग अलग कोर्स अलग अलग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से किया है। आपको ओएमजी की ओर से भी पुरस्कृत किया गया। आपको अमेजिंग इंडियन रिकॉर्ड्स की ओर से सम्मानित किया गया। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम शामिल किया गया, आपको सर्टिफाइड किया गया। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आपके साथ में विशेषज्ञ टीम में हमारे साथ में हैं श्री राजेंद्र गौचन जी रायपुर से, जो कि पिछले 30 साल का अनुभव रखते हैं फार्मा सेक्टर का। आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। आपके साथ में टीम में हमारे अन्य सदस्य साथ में श्री कुंदन कैलाबाग जी नांदाफाटा चंद्रपुर महाराष्ट्र से हैं। वो भी पिछले 35 साल का फार्मा सेक्टर का अनुभव रखते हैं। वो खुद डी फार्मा है। 1987 के समय के जिस समय अपने समाज में फार्मेसी सब्जेक्ट को बहुत कम लोग चुनते थे, उस समय के वो डी फार्मा है। आपका भी बहुत अनुभव है। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि डॉक्टर राजेश मुजारिया जी अपना प्रस्तुतिकरण करने के पश्चात बच्चे और उनके पालक अपने मन की जो भी बात है वो अवश्य यहाँ पूछें, और आप सभी इनका जवाब यथासंभव देंगे। इनके साथ और भी जो फार्मेसी से जुड़े हुए हमारे स्वजन हैं वो भी जरूर सादर आमंत्रित हैं उस समय जवाब देने के लिए। तो मैं डॉक्टर राजेश मुजारिया जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। डॉक्टर राजेश मुजारिया जी, मेरा सभी महानुभाव से निवेदन है कि अपना माइक को म्यूट रखने की कृपा करें और कार्यक्रम को बहुत अच्छे से इसको सुने, ध्यान दें। पुनः नमस्कार, स्वागत डॉक्टर राजेश मुजारिया जी, आइए। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही सभी को? जी हाँ, आ रही है। जी जी, सबसे पहले मैं सभी सम्मानीय सजातियों का और बंधुओं का इस कार्यक्रम में जो जुड़े हैं उनका सबका मैं नमस्कार करना चाहता हूं कि जो इस समाज के कार्यक्रम में जो शिक्षा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है और करियर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है उसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो सभी का मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। और आपका आदरणीय विनोद जी बड़गरे जी, आपने जो इतना अच्छा कार्यक्रम चालू किया है इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने इस समाज को
कुछ बहुत बड़ी चीज़ दी है जो अभी तक हमारे लोगों में पता नहीं थी कि हमारा समाज कहाँ है, कितना शिक्षित है और कहाँ-कहाँ, किस-किस फ़ील्ड में कहाँ-कहाँ हम लोग हैं। तो इस स जो आपने पहल शुरू की है, इसमें आपने जो चालू किया है, जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसका सभी ने लाभ लेना चाहिए। इसके साथ ही मैं आज का प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जैसा मेरा इन्फॉर्मेशन दिया है, महेश चंद्र अनाजी चूड़े जी ने भी मेरा इन्फॉर्मेशन दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने थोड़ा शॉर्ट मेरा इन्फॉर्मेशन दिया है। मैं थोड़ा अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं सरदार पटेल विश्वविद्यालय बालाघाट में इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च में डायरेक्टर के पोजीशन पे वर्किंग में हूँ अभी करंटली, और मुझे 13 साल का फार्मास्यूटिकल फील्ड का अनुभव है। और फार्मेसी फील्ड ये क्या होती है, फार्मा क्या होता है, इसको मैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आपके सामने वो प्रेजेंटेशन अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी को स्क्रीन दिख रही है? जी हाँ, जी फार्मेसी हाँ, एज करियर। जी हाँ, दिख रही है डॉक्टर राजेश जी जी। जी 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 हाँ, तो मैं ये चालू करना चाहता हूँ फार्मेसी एज अ करियर। ये जो मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आज जमा की है, ये एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो फार्मेसी को इंडिया में रिकॉग्नाइज करती है, अप्रूव करती है, उसके वेबसाइट से लिया गया है और उसी की जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक फार्मेसी क्या होता है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और बाद में हम इसमें किस तरह से प्रवेश कर सकते हैं, किस तरह से हम एडमिशन ले सकते हैं, क्या-क्या कोर्सेस है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूँगा। तो सबसे जी पहले मैं करियर की अगर बात करता हूँ, तो जो भी 12th साइंस के बाद फार्मेसी का कोर्स करता है, उसे हम एज़ अ फार्मासिस्ट कहते हैं। और फार्मासिस्ट के अलग-अलग फ़ील्ड्स होती है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है फार्मेसी सेटिंग, प्रैक्टिस सेटिंग। प्रैक्टिस सेटिंग में अलग-अलग सबको दिख रहा है स्क्रीन? नहीं, अभी थोड़ा नहीं दिख रहा है राजेश जी। हाँ, कोई शायद और ब्रॉडकास्टिंग चालू कर दिया है, मैसेज आया था मुझे। जी हाँ, किसी और ने स्टार्ट किया है। देख रहा हूँ मैं। कृपया जी हाँ, आप प्रस्तुत करिए। हाँ, अब चालू हो गया? जी दिख रहा हाँ, है मेरा? हो गया है। जी, जी राजेश जी, दिख जी रहा है। हाँ, हो गया। हाँ सर, हाँ। जी, 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 जी। तो मैं ये शॉर्ट में एक छोटा-सा चार्ट है, इसको हम डिटेल में आज बताएँगे इन्फॉर्मेशन कि क्या-क्या इसमें होती है। 2 प्रकार की फ़ील्ड होती है, एक प्रैक्टिस सेटिंग होती है और एक अदर सेटिंग होती है। प्रैक्टिस सेटिंग को अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाना चाहूँ, तो प्रैक्टिस सेटिंग वो होती है जो डायरेक्टली पेशेंट के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं। और अदर सेटिंग्स जो होती है जो डायरेक्टली पेशेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रह के बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो फार्मासिस्ट होते हैं। अगर प्रैक्टिस सेटिंग की बात की जाए तो प्रैक्टिस सेटिंग में 3 अलग-अलग ब्रांच होती है हमारे फार्मेसी में। एक होती है कम्युनिटी फार्मेसी, एक होती है हॉस्पिटल फार्मेसी और एक होती है क्लिनिकल फार्मेसी। मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूँ कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट वो होते हैं जो डायरेक्टली पेशेंट को ड्रग से डील करते हैं। जैसे कि हम रिटेल फार्मासिस्ट जिसको बोल सकते हैं, जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट होते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल होते हैं हमारे, वहाँ पे एज़ अ ड्रग रिटेलर का काम करते हैं। और क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं पेशेंट के साथ में, जिसमें हम जो नई दवाइयाँ मार्केट्स में लॉन्च होती है, उसकी टेस्टिंग करना, क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करना और उसके एडियाज़ जिसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तैयार करना और कंपनियों को प्रोवाइड करना ताकि हम नए-नए ड्रग को लॉन्च कर सकें, उसके साइड इफ़ेक्ट्स और सब कुछ देख सकें। ये काम हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको एक अदर सेटिंग्स होती है। अदर सेटिंग्स का मतलब होता है कि ये कोई भी पेशेंट के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, लेकिन ये पर्दे के पीछे रह के बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसमें 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ आती है, जैसे कि पहली कैटेगरी मैंने बताया था आपको एकेडमिक्स है, दूसरी क्लिनिकल रिसर्च है और तीसरी है रेगुलेटरीज़। एकेडमिक्स में आप टीचिंग्स में जा सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च जो है, क्लिनिकल रिसर्च में आप नए-नए ड्रग्स, नए-नए फॉर्मुलेशंस बना सकते हो। इसके हम और डिटेल्स में मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। और रेगुलेटरी अफेयर्स जो होता है, रेगुलेटरी अफेयर्स एक लाइसेंस वर्सन डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है कि अगर हमारी कोई हम इंडस्ट्री में अगर जॉब कर रहे हैं, अगर मैंने इंडिया में कोई ड्रग बनाया है और वो ड्रग मुझे इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करना है,
तो मुझे बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, क्या लाइसेंस लगते हैं, क्या-क्या मुझे चीज़ें बनानी पड़ती है, उन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रेगुलेटरी अफेयर्स फार्मासिस्ट रखते हैं। तो ये आपकी अदर्स होगी जो पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, जिसको हम अदर सेटिंग्स बोलते हैं, और जो पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस सेटिंग। इसके अलावा सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी होती है जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो फार्मेसी कोर्स करते हैं, इंडस्ट्री में अगर जाते हैं तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको इंडस्ट्री में मिलती है। इंडस्ट्रीज में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। शॉर्टकट में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसके बारे में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो होता है इंडस्ट्री का, फार्मा इंडस्ट्री का, जहाँ पे अलग-अलग हम फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं, जैसे कि टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए, ये सभी चीज़ों का प्रोडक्शन जहाँ होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हर फील्ड में अलग-अलग फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम टैबलेट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो टैबलेट डिपार्टमेंट में प्रोडक्शंस होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, एग्जीक्यूटिव होते हैं। उसके बाद हम क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में आते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट वो काम करता है इंडस्ट्री में जो हमारी चीज़ों को बनाने की प्रोसेस तैयार करता है, कि अगर हमें कोई टैबलेट्स बनानी है, अगर हमें कोई कैप्सूल बनानी है, तो उसमें मुझे कितनी चीज़ों का केमिकल्स का मिक्स करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी, कितनी प्रोसेस लेके मुझे उसको बनाना चाहिए, कितने स्पीड में उसको गर्म करना है, मिक्स करना है, हीट करना है, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस तैयार करता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो यहाँ भी एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद R&D डिपार्टमेंट होता है। आज इंडिया में R&D का बहुत बड़ा बूम चल रहा है, जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं हम, और हायर स्टडीज करके आप लोग R&D में जा सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स फॉर्मुलेशंस बनाता है, दवाइयाँ बनाता है, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन जो भी चीज़ें बनाते हैं, उनकी क्वालिटी को चेकिंग करने का काम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। यहाँ भी एक बी फार्मा काम करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी जो दवाइयाँ मार्केट्स में आ रही है, वो मार्केट में आने के पहले वो प्रॉपरली क्वालिटी की पास हो सके। फिर उसके बाद अगर वो क्वालिटी कंट्रोल से पास होती है तो उसके बाद वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट्स में आती है। पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भी फार्मासिस्ट होते हैं, बी फार्मेसी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे डी फार्म और बी फार्म वाले आप एज अ पैकेजिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। और पैकेजिंग में हम जनरली फॉर्मुलेशंस, अब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बताने के लिए, बट मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि पैकेजिंग मतलब हम जब दवाइयाँ बनती है तो दवाइयाँ को अलग-अलग पैकेजिंग में पैकिंग किया जाता है। जैसे कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो सनलाइट से खराब होती है, तो उसको हम अलग ब्लू कलर की या अम्बर कलर की बॉटल्स में पैक करते हैं। कुछ स्टील पैकिंग होती है, कुछ प्लास्टिक पैकेट होते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट होती है ड्रग की कि ड्रग को हम किस में पैक करें, प्लास्टिक में पैक करें कि ग्लास कंटेनर में पैक करें। तो इस हिसाब से पैकेजिंग डिपार्टमेंट इस पे काम करता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स होता है इसमें, जो मैंने बताया था कि लाइसेंसिंग के डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, कि हमको अगर लाइसेंस लेना है किसी एक्सपोर्ट करने के लिए फॉरेन कंट्रीज में, अगर फॉर्मुलेशन हमको देना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको लगेंगे, क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है, क्या क्या शेड्यूल्स हमको फॉलो करने होते हैं, ये सभी डिपार्टमेंट्स एक बी फार्मासिस्ट रेगुलेटरी अफेयर्स में काम करता है, वो सब चीज़ों को देखता है। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है सेल्स एंड मार्केटिंग का। जो भी इंडस्ट्री हमारे प्रोडक्ट्स बनाती है उसको मार्केट्स में लॉन्च करने का और उसको मार्केटिंग करने का काम हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, जिसमें बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा सभी लोग काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो अभी हमारी स्कोप है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग का। फार्मासिस्ट की मैं आगे आपको बताऊंगा कि अभी कितनी रिक्वायरमेंट है। आज की कंडीशन में इंडियन गवर्नमेंट 2.2 लैक्स फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट का रेशो बता रही है। तो ये छोटा सा मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहा कि फार्मासिस्ट अगर आप बनते हो, आप एक डी फार्म करते हो, बी फार्म करते हो, कोई भी फार्मेसी कोर्स करते हो, तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्कोप के जरिए आप इन डिपार्टमेंट्स में अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, अपॉइंटमेंट जाके जॉब कर सकते हो। उसके बाद फार्मासिस्ट, एक फार्मासिस्ट को कौन होता है, अगर मैं फार्मासिस्ट को समझाना चाहूँ तो फार्मासिस्ट की मैं एक सिंगल पहली लाइन बताता हूँ आपको कि आई एम अ स्पेशलिस्ट इन मेडिकेशंस। तो जो फार्मासिस्ट होता है वो 4 साल या 2 साल एक केवल ड्रग के बारे में पढ़ता है। वो ड्रग्स कैसे मैन्युफैक्चर्ड होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे उसकी एक्शन होती है, कैसे उसकी साइड इफेक्ट्स होती है, क्या क्या उसके एडवर्स रिएक्शंस होते हैं, क्या डोज में हमको लेना चाहिए, कितना डोज लेना जरूरी होता है, ड्रग किसके साथ लेना चाहिए, जैसे कि कुछ दवाइयाँ पानी के साथ लेना होता है, कुछ दवाइयाँ बिना पानी के लेना होता है, कुछ दवाइयाँ मिल्क के साथ लेना होता है, कुछ दवाई खाने के पहले लेनी होती है, कुछ दवाई खाने के बाद लेनी होती है।
तो ये सभी की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो फार्मासिस्ट को होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आई एम स्पेशलाइज्ड इन मेडिकेशन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं कि हमारे जितने भी विटामिन होते हैं, मैक्सिमम सभी विटामिन हम लोगों को खाना खाने के बाद लेना चाहिए, ताकि विटामिन जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं और हम खाने में जो फैट्स होता है वो फैट के साथ मिक्स के होने के साथ ही वो ड्रग्स हमारे बॉडी में बहुत अच्छे से मिक्सअप होता है, हमको मैक्सिमम इफेक्ट इससे मिल सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल बताया। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको एक छोटा सा कॉमन एग्जाम्पल, कफ सिरप। हम सभी लोग कफ सिरप लेते हैं। कफ सिरप जो बनती है वो कफ के लिए बनती है। तो कफ सिरप लेने के बाद कभी भी किसी ने पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हम कफ सिरप बनाते हैं तो वो बनाते हम थ्रोट में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वो रहे, ताकि हमको जल्दी से जल्दी और फास्ट एक्शन मिल सके। लेकिन अगर हमने कफ सिरप ले लिया उसके बाद हमने पानी पी लिया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा हमको। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें या छोटी छोटी नॉलेज एक फार्मासिस्ट रखता है, इसलिए हम उनको स्पेशलाइज्ड इन मेडिकेशन कह सकते हैं। उसके बाद आई एम अ कंपेनियन ऑफ फिजिशियन। हम फिजिशियन के साथ काम करते हैं, क्योंकि एक ब्रांड, एक ड्रग जो होता है वो अलग अलग ब्रांड में अवेलेबल होता है। तो हम फिजिशियन को असिस्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये ब्रांड अवेलेबल नहीं है तो दूसरा ब्रांड्स भी है जिसमें सेम ड्रग्स होते हैं, सेम केमिकल फार्मूला होता है, जो हम अल्टरनेटिव ड्रग्स को दे सकते हैं। तो हम एज अ फिजिशियन के कंपेनियन करके काम कर सकते हैं। हम एज अ काउंसलर टू द पेशेंट्स होते हैं। जो भी फार्मासिस्ट होता है वो काउंसलिंग कर सकता है पेशेंट्स को। जैसे मैंने भी आपको थोड़ा छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया था कि दवाइयाँ कब लेनी है, कैसी लेनी है, कितने समय लेनी है, खाने के पहले, खाने के बाद। तो ये सभी चीज़ों का बहुत अच्छा और सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन एक फार्मासिस्ट कर सकता है। तो अगर एक कोई एलिजिबल नॉलेजेबल फार्मासिस्ट है तो वो काउंसलर का भूमिका निभा सकता है। और ये गार्जियन ऑफ पब्लिक हेल्थ होता है। अब गार्जियन ऑफ पब्लिक हेल्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे पहले जो फर्स्ट चॉइस होती है किसी भी पेशेंट की, या प्राइमरी ट्रीटमेंट जो देता है पेशेंट को, वो सबसे पहले फार्मासिस्ट देता है। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है जो डायरेक्टली डॉक्टर्स को कंसर्न करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ओटीसी प्रोडक्ट्स आपको नाम सुना होगा, जो ओवर द काउंटर हम बोलते हैं। मैक्सिमम ओटीसी काउंटर ड्रग हम सिर्फ फार्मासिस्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन ही लेते हैं। तो ये एक एज अ गार्जियन पब्लिक हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक फार्मासिस्ट को हम कह सकते हैं कि एक ये मेडिकेशन में स्पेशलाइज्ड है, ये फिजिशियन के पार्टनर्स है, कंपेनियन है। आप अगर फार्मासिस्ट होते हो तो आप पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हो और आप पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हो। तो ये हो गया फार्मासिस्ट के बारे में। अब फार्मासिस्ट का वर्क, फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ क्या क्या काम करता है। तो अभी थोड़ा सा हमने इन्फॉर्मेशन दिया था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम करता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के जो काम करने वाले होते हैं वो बिहाइंड द सीन काम करते हैं, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रैक्टिस सेटिंग्स जो मैंने बताया था अभी, कम्युनिटी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में काम करते हैं, जो डायरेक्टली पेशेंट्स के कॉन्टेक्ट्स में आते हैं और प्रैक्टिस सेटिंग होती है। अदर सेटिंग्स होती है जो एकेडमिक में, रेगुलेटरी अफेयर जो गवर्नमेंट्स में काम करते हैं, और क्लिनिकल रिसर्च होती है जहाँ पे अलग अलग नए नए ड्रग्स का स्टडी किया जाता है। इसमें क्लिनिक सभी अलग अलग जगह पे फार्मासिस्ट काम करता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, इसके बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन दें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड डेवलपिंग कंट्रीज है इंडिया में। और हमारे इंडिया में मोर देन 70% ड्रग्स, 70% से ज़्यादा जो ड्रग्स हम लेते हैं वो ड्रग्स हमको इंडियन बेस्ड कंपनी प्रोवाइड करती है। हम सिर्फ 30% प्रोडक्ट्स पे ही निर्भर करते हैं। तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। इसके बारे में आपको और आगे जानकारी दूंगा। इसके बाद मैं अगर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि इंडिया में आज की कंडीशन में 270 R&D लैब है। फार्मास्यूटिकल एक अप्रूव्ड लैब, मल्टीनेशनल गवर्नमेंट बेस्ड लैब है जो 270 लैब्स है, और नियर अबाउट 5,600 स्मॉलर लाइसेंस मैन्युफैक्चरर है। इसका मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बताना चाहूँ तो हमारे यहाँ पे अगर हम रोज एक इंडस्ट्री में काम करें, रोज अगर एक इंडस्ट्री पे फार्मासिस्ट काम करे तो उसको पूरे इंडस्ट्री में काम करने के लिए 15 साल लग जाएंगे। इतनी सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। एक छोटा सा अगर मैं एरिया बताऊं तो हिमाचल प्रदेश में बद्दी है, वहां पे सिर्फ बद्दी में 400 इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड है। इसका मतलब अगर आप बद्दी में चले गए यहाँ से कोई भी फार्मेसी का कोर्स सर्टिफिकेट लेके, तो आप अगर रोज एक इंडस्ट्री में काम करोगे तो भी आपको 1 साल कम गिरेगा पूरे इंडस्ट्री में काम करने के लिए। इतनी ज्यादा डिमांड है, इतने ज्यादा स्कोप हमारी फार्मासिस्ट की है। उसके अलावा मैं अगर बताना चाहूँ तो हम
14वें नंबर पे 14th लार्जेस्ट मार्केट सेल है और हम इंडिया में थर्ड नंबर पे आते हैं। हम जब अगर प्रोडक्शन की बात करें, सेल की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में फार्मेसीज जो होते हैं वो वर्ल्ड में नंबर 3 पे आती है हमारी इंडियन कंपनी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है हमारे लिए और हम 30% ड्रग्स जो होता है वो बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन होगी थोड़ी सी इंडस्ट्रीज के बारे में। और अगर मैं इन्फॉर्मेशन दूँ तो एक मैंने अभी लाइन बताया था आपको, यहाँ पे एक लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, अगर आपको दिख रहा होगा सभी को, जी तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल सेक्टर एस्टिमेटेड 2.20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब कि अगर जो हमारी मिनिस्ट्री है कॉमर्स और इंडस्ट्रीज की, वो ये बता रही है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अभी हमको 2.20 लाख एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है। और ये आंकड़े एक ऑफिशियल आंकड़े हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। तो आप इससे सोच सकते हो कि आज करंट सिनारियो फार्मासिस्ट का क्या है और फार्मासिस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। 2.20 लाख इज नॉट अ जोक, इसको हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग है। अभी जो फार्मासिस्ट जो होते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या एरियाज होते हैं, जिसको मैंने अभी शॉर्ट में बताया था, जैसे कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग और रेगुलेटरी अफेयर्स। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि अगर R&D में आप काम करते हो, R&D में आपको काम करने के लिए आपको एक रिसर्च की डिग्री होनी चाहिए, आप मिनिमम PG होनी चाहिए, और अगर आपके पास PhD की डिग्री है फार्मेसी में तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है एज अ R&D में काम करने की। R&D जो होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि R&D क्या काम करता है। R&D एक ड्रग डिस्कवरी का काम करता है, एक फॉर्मुलेशंस बनाता है, नए नए फॉर्मुलेशंस बनाता है, ताकि हमारे जो फार्मा पेशेंट्स है उस पेशेंट्स को कम से कम कीमत में अच्छी से अच्छी दवा मिल सके और जल्द से जल्दी उसको वो क्यूर कर सके। ये R&D डिपार्टमेंट हमारा 24 घंटे काम पे लगा होता है। उसके बाद प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको मैंने बताया था कि हमारे इंडस्ट्रीज में अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स बोलते हैं। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स टैबलेट्स डिपार्टमेंट, कैप्सूल डिपार्टमेंट, इंजेक्शन डिपार्टमेंट्स, क्रीम डिपार्टमेंट, जिसको हम सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म बोलेंगे, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे फॉर्मुलेशंस का बनाया जाता है, टैबलेट्स हो, कैप्सूल हो, या सब चीज़ों का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका मैन्युफैक्चरिंग करता है। पैकेजिंग डिपार्टमेंट्स बताया था मैंने कि जहाँ पे अलग अलग स्टेज पे पैकेजिंग की जाती है। अब मैंने ये भी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया था कि पैकेजिंग डिपार्टमेंट्स जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द नीड, मतलब जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स को किस तरह से हम सेव किया जाए। जो हमारे फॉर्मुलेशन जो बाहर मार्केट में आते हैं, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग एनवायरमेंट्स होता है, कहीं ठंडी होती है, कहीं गर्मी होती है। अगर इंडिया की बात करें और अगर हम वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो एशियन कंट्रीज हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ये अलग अलग कंट्रीज होती है। तो अगर आपने कोई इंडस्ट्रीज डाली है, आपने अगर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डाली है और अगर आपको कोई ड्रग एक्सपोर्ट करना है यूरोपियन कंट्रीज में, तो यूरोपियन कंट्रीज मतलब ठंडी एरिया होता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपको हमेशा हर कंटेनर ग्लास कंटेनर होना चाहिए, ताकि वो उस एनवायरमेंट में लीक ना हो सके, खराब ना हो सके। अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज में अगर हमको कोई ड्रग एक्सपोर्ट करना होता है तो जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है उसको इस तरह से पैक किया जाता है, जैसे कि ग्लास डार्क कलर एम्बर कलर्ड बॉटल्स में हम उसको पैक करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्मुलेशंस एक डार्क कलर बॉटल में आते हैं। तो डार्क कलर बॉटल में आने के पीछे का कारण ये होता है कि वो ड्रग्स जो हाई टेम्परेचर होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ से डिटोरिएट ना हो, खराब ना हो और प्रॉपर पैकिंग में पेशेंट को मिल सके। तो ये पैकेजिंग डिपार्टमेंट्स इस पर काम करता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स होता है जो टेस्टिंग करता है। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं सभी चीज़ों का और उसका ऑडिट्स होता है, ट्रेनिंग देता है, रिव्यू करता है। सेल्स एंड मार्केटिंग टीम होती है जो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे काम करती है और रूट बेस पे काम करती है और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फार्मासिस्ट कंपनी के लिए। और लास्ट में जो होता है वो रेगुलेटरी अफेयर्स, जिसका बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो लाइसेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो रेगुलेटरी अफेयर्स पे काम होता है। जो FDA होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो रेगुलेटरी अफेयर्स को कंट्रोल करता है कि R&D टेस्टिंग करना है आपको, अगर टैबलेट बनाने हैं, फॉर्मुलेशन बनाने हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी। अभी आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको कि अभी सैनिटाइजर का बहुत ज़्यादा
स्कोप निकला था कि अगर आपको सैनिटाइजर बनाना है, सैनिटाइजर कोई भी बना सकता है। अगर आपको उसके कंसेप्ट पता हो, अगर आपको उसके रेगुलेटरी अफेयर्स क्या-क्या लगते हैं ये पता हो, तो कोई भी सैनिटाइजर्स आप अपने यहाँ पे भी, अगर आप बी फार्म क्वालिफाइड हो, आपके पास अगर ये डिग्री है, तो आप भी एक छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डाल सकते हो और इस पे काम कर सकते हो। तो रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट जो होता है, वो इसी चीज़ पे काम करता है कि क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको लगेंगे कोई भी चीज़ों को बनाने के लिए, कोई भी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और सेल करने के लिए। अब फार्मेसी प्रैक्टिस का जो मैंने छोटा-सा बताया था, वो थोड़ा और डिटेल में दिया गया है कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट, जिसको मेडिकल स्टोर्स और केमिस्ट बोलते हैं, उनका क्या-क्या रोल्स होते हैं। तो फार्मासिस्ट जो होते हैं कम्युनिटी में, जो मेडिकल स्टोर्स या केमिस्ट और ड्रगिस्ट बोलते हैं, जिनकी खुद की एम्प्लॉयबिलिटी होती है, वो खुद के फार्मासिस्ट रन करते हैं, वो खुद प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं, मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं, पेशेंट के साथ काउंसलिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। देन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अलग अलग जगह पे जाके हॉस्पिटल में काम करते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, पीएचसी होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको बोलते हैं, सीएचसी होते हैं जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और अलग अलग जो टेरिटरीज होती है वहाँ पे अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे सभी जगह पे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम होता है। और इनका मेन काम होता है मेडिसिन का इन्वेंट्री करना, स्टोर करना, स्टॉक करना, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करना, अगर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, मेडिसिन का डिस्पेंसिंग करना, पेशेंट के साथ काउंसलिंग करना कि किस टाइप की पेशेंट को हमको दवा देना है, कब देना है, कब लेना है। हेल्थ प्रमोशन करना, मतलब हेल्थ प्रमोशन का मतलब होता है कि पेशेंट को अवेयर करना कि जैसे कि अभी बरसात आ रही है, बरसात में पानी जो आता है वो खराब आता है, तो इसमें कॉलरा के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस समय सभी लोग गर्म पानी, उबला पानी पिए तो हमको कॉलरा ना हो, डायरिया ना हो। इस तरह से हम हेल्थ प्रमोशन भी फार्मासिस्ट कर सकता है। इसके अलावा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं, कॉलरा का नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होता है, डायरिया के नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं, इसमें भी फार्मासिस्ट एक्टिव रोल प्ले करता है एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो बताया था मैंने आपको, क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन मेंटेन करता है। मतलब कि अगर कोई भी ड्रग्स मार्केट में लॉन्च होती है तो उसके क्या-क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या-क्या उसके साइड इफेक्ट्स के साथ-साथ उसके क्या-क्या प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम साइड इफेक्ट्स को, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसके बाद ड्रग्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पेशेंट्स को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट करता है। मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको शेयर करना चाहता हूँ। क्लिनिकल फार्मासिस्ट अगर ना होते तो एक मिनॉक्सिडिल दवा निकली थी, शायद आपको पता होगा सभी को। मिनॉक्सिडिल दवा सबसे पहले लॉन्च की थी डॉक्टर रेड्डीज ने फॉर ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट्स निकला गया जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि उससे हेयर ग्रोथ बढ़ गई। तो हेयर ग्रोथ बढ़ने के कारण क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने उसको सजेस्ट किया कि हम इसको एज अ हाइपरटेंशन बीपी न देते हुए उसको हम डिप्लेट्रिस करके दें। तो हम हेयर ग्रोथ इन्वायरमेंट के लिए डॉक्टर रेड्डीज ने उसको इन्वॉल्व किया। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट इस तरह से बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हैं इन कम्युनिटी में, इन हॉस्पिटल में और क्लिनिकल में, और पेशेंट को और सभी को बहुत ज़्यादा नॉलेज देते हैं। अब अगर फार्मेसी प्रैक्टिस की हम बात करें, तो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको कि फार्मेसी प्रैक्टिस जो होती है इंडिया में, जो एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है, डीएमसी एक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके अंडर रन होता है। तो कोई भी जो ऑफिशियल हमारे यहाँ पे है, जिसको हम लाइसेंस देते हैं, तो वो एक कोर्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर ही रन किया जाता है। और इसके ऑफिसर्स जो होते हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर बोलो, ड्रग कंट्रोलर्स बोलो, ये इसी एक्ट के थ्रू अपॉइंटमेंट होते हैं। और ये कोर्स रन करने के लिए या कोई भी आपको फार्मेसी रिलेटेड काम करने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है वो डिप्लोमा होता है, डी फार्म जिसको बोलते हैं, या फिर आप डिग्री कर सकते हो 4 ईयर कोर्स बी फार्म में। और अभी एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है जिसको हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं, फार्मडी, जो अभी नया नया है। अभी इस पे ज़्यादा कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन या अभी कुछ उतना स्कोप इसका भी डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन डिप्लोमा और बी फार्मेसी का आप एंट्री लेवल कोर्स करके इस फील्ड में प्रैक्टिस, इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। कम्युनिटी फार्मेसी की अगर मैं बात करूँ आपको, तो कम्युनिटी फार्मेसी जो है आज इंडिया में नियर अबाउट 5 लाख फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, हर एरिया में, हर कोने में, और आप सभी के हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट और एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। आपने आज देखा होगा कि कोरोना के लॉकडाउन में भी जब सभी दवाइयाँ, सभी मार्केट प्लेस बंद थे, लेकिन फार्मेसीज रन कर रहे थे। सभी हेल्थ कंसर्न डिपार्टमेंट्स 24 घंटे आपकी हेल्थ में लगा हुआ था। तो ये जो 5 लाख फार्मासिस्ट है, अब तो ये ज़्यादा भी बढ़ गए होंगे, लेकिन हम मिनिमम 5 लाख फार्मासिस्ट की बात करते हैं जो इंडिपेंडेंट है, जो फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये फार्मेसी प्रैक्टिस इंडिया की हो गई है। इसके अलावा
हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की एक सिंगल टर्म है, इन इंडिया देयर आर मोर देन, शायद रुक गया है। जी हाँ, एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ, जी हाँ डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन? जी जी हाँ। ठीक, हाँ। तो मैं हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में बता रहा था आपको कि हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट जो होता है, आज इंडिया में 15,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स है और 9 लाख से ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स है। मैं आपको एक छोटे सा इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि 9 लाख हॉस्पिटल बेड, एक गवर्नमेंट का रूल होता है कि 100 हॉस्पिटल पे एक फार्मासिस्ट काम करता है। 100 हॉस्पिटल, अगर एक हॉस्पिटल है जिसपे 100 बेड्स है तो उस पे एक फार्मासिस्ट काम करता है। तो 9 लाख हॉस्पिटल बेड्स है इंडिया में, जो अलग अलग पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या टीचिंग हॉस्पिटल्स, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स है, जैसे कि कोल इंडिया के हॉस्पिटल्स है, रेलवे के हॉस्पिटल्स है, भिलाई में ईएसआईएस के हॉस्पिटल्स है। तो सभी जगह पे अगर हॉस्पिटल्स है तो 9 लाख बेड्स है, तो आप उसमें सोच सकते हो कि कितने फार्मासिस्ट की क्यों नहीं आता? हमेशा रिक्वायरमेंट्स इसकी लगी होती है। उसके बाद क्लिनिकल फार्मेसी में अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फार्मेसी में फार्मेसी प्रैक्टिस का काम कर सकते हैं, वहीं आप मैन्युफैक्चरिंग और सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं। ठीक। अदर अदर सेटिंग्स में हम एकेडमिक्स की बात करते हैं तो एकेडमिक्स में फार्मासिस्ट एज अ टीचर का रोल प्ले करते हैं, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग राजीव फार्मेसी जी, कॉलेज में। हाँ जी, आपका स्लाइड्स नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से। जी हाँ। किसी ने और प्रेजेंटेशन चालू कर दिया, शायद मेरे को मैसेज आया नहीं, था। वो बंद कर दिए, वो बंद कर हमने बंद कर दिए। दिए प्रेजेंटेशन है। हाँ हाँ, बंद कर दिए हाँ, हैं। हाँ, वो क्लिक होंगे। एक मिनट। हाँ, हाँ हाँ फिर से शेयर करिए प्लीज। हाँ हाँ, जी अब दिख रहा हाँ। है? हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। जी हाँ, हाँ ठीक है। जी हाँ, आगे। धन्यवाद। जी आ गया, थैंक यू। जी जी। तो अब हम क्लिनिकल फार्मेसी की बात कर रहे थे, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होता है, फार्मासिस्ट ये दवाइयों के बाद जो नई ड्रग्स लॉन्च होती है, जैसे कि अभी कोरोना वैक्सीन लॉन्च हो रही है, तो कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने के पीछे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो एक फार्मासिस्ट ही रोल प्ले कर रहा है। जो क्लिनिकल फार्मेसी होता है, ये डोज पेशेंट्स को देता है और उसके हर सैंपलिंग करता है, उसकी डोज मॉनिटरिंग करता है, उसके साइड इफेक्ट्स मॉनिटरिंग करता है, उसकी पूरी चीज़ों की स्टडी करता है, और उसके बाद अगर वो डाटा सेफ है तो वो डाटा हम रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट्स को देते हैं, और उस पर हम फिर मानक बनाते हैं कि क्या डोज में देना चाहिए, कितने समय में देना चाहिए, और क्या क्या डोज उसका हम दिया जाए, जैसे कि बीआईडी होता है, बीसिन डाइट ट्वाइस अ डे, टीआईडी टरिन डाइट थ्राइस अ डे। तो ये डोज बनाने के पीछे सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी आप कर सकते हो को एकेडमिक्स में आप एज अ टीचिंग का काम कर सकते हैं, अलग अलग कॉलेजेस है, इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे आप एज अ ट्रेनर का काम कर सकते हो। तो ये सब एकेडमिक्स में आप काम कर सकते हो। क्लिनिकल रिसर्च हो गए, क्लिनिकल रिसर्च सीआरओ जिसको बोलेंगे हम। तो आज आपको मैं बताता, यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि आज इंडिया में 100+ करोड़ की टर्नओवर है सीआरओ की। 100 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में काम कर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड्स है, और ये बहुत बड़ा आउटसोर्सिंग भी है और इनसोर्सिंग भी है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, एसेंचर्स है और बहुत बड़ी कंपनीज है, बायोनिटी कंपनीज है। ये कंपनीज इंडिया में बाहर से क्लिनिकल रिसर्च का डाटा इंडिया में काम कराती है। तो ये सीआरओज में भी फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब ये तो मैंने इंडिया के बारे में बताया, लेकिन अगर एक मैं छोटा सा यहाँ पे आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये चार्ट में अगर आपको इंडिया के बाहर काम करना है, ये इंडियन हो गए, पर इंडिया के बाहर किसी को अगर जाके जॉब करना है जो बी फॉर्म है, और बी फॉर्म के बाद आपको अगर अदर कंट्रीज में जाके जॉब करना है, तो यहाँ पे आप इतने सारे फील्ड्स में काम कर सकते हो। सिर्फ एक बी फॉर्म क्वालिफाइड पर्सन, ओनली बी फॉर्म क्वालिफाइड पर्सन कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियर फार्मासिस्ट। न्यूक्लियर फार्मासिस्ट वो होता है जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में डील करता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब ये होता है कि एक्सरे, अगर सिंगल वर्ड में बताओ आपको, तो एक्सरे जो होते हैं, एक्सरे में हम जो ड्रग्स देते हैं, वो एक्सरे को हैंडल करने का काम, वो ड्रग्स को बनाने का, उसका डोज बनाने का काम न्यूक्लियर फार्मासिस्ट करता है। तो ये अलग अलग ब्रांचेस फॉरेन में है। न्यूक्लियर फार्मासिस्ट उस पर काम करता है। पेडियाट्रिक फार्मासिस्ट होते हैं, पेडियाट्रिक अगर बोलूँ तो मैं छोटे बच्चे जो होते हैं उनके स्पेशलाइज होते हैं। ओंकोलॉजी फार्मासिस्ट का काम कर सकते हैं एज अ बी फॉर्म। एंकोलॉजी फार्मासिस्ट मतलब ट्यूमर्स, कैंसर्स, इस पे काम करते हैं आप फार्मासिस्ट।
जेरियाट्रिक फार्मासिस्ट होता है। जेरियाट्रिक मतलब जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, जिनकी उम्र मोर देन 60 एज होती है, जो जेरियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, उनकी भी डोज मेंटेन करना, उनका मेंटेनिंग करना जेरियाट्रिक फार्मासिस्ट काम करता है। वेटरनरी फार्मासिस्ट मतलब जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन पे जो काम करता है वो वेटरनरी फार्मासिस्ट करके काम करता है फॉरेन में। फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट फार्मासिस्ट होता है, जो दवाइयों के बारे में के साथ साथ जो हम हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं, जो न्यूट्रिशनल होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। साइकेट्रिक फार्मासिस्ट होते हैं, साइकेट्रिक जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उन पे काम करता है। हाइपरटेंशन पेशेंट्स, जो ब्लड प्रेशर पेशेंट पे काम करते हैं, डायबिटिक फार्मासिस्ट और ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट। तो एक सिंपल अगर आप बी फार्म करते हो और अगर आप फॉरेन में जाते हो तो आप अलग अलग कोर्सेस में सेम एक ही डिग्री, बी फार्म की डिग्री ही न्यूक्लियर फार्मासिस्ट भी काम कर सकती है, पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट भी काम कर सकती है, ऑन्कोलॉजिस्ट फार्मासिस्ट भी काम कर सकती है, और ये सभी पे काम कर सकते हैं। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया में बी फार्म क्वालिफाइड हो गए हो, अगर आप रजिस्टर्ड हो, तो आप फॉरेन में जाके आपकी फर्स्ट चॉइस होती है। मतलब अगर आपको बाहर जाना है तो सबसे ज्यादा और सबसे डिमांडिंग कोई होता है तो फार्मासिस्ट होता है। कनाडा में आज मेरे कुछ कलीग्स है कनाडा में, वो बोलते हैं, और मैं आपको इसकी सैलरी पैकेज बताता हूँ कि कनाडा में अगर आपको जाना है, कनाडा में जॉब करना है, मिनिमम सैलरी पैकेज है कनाडा में, सिर्फ बी फॉर्म का बता रहा हूँ, सिर्फ बी फॉर्म का 5 लाख, 5 लाख रुपीज का सैलरी पैकेज कनाडा मिल रहा है। जिस किसी को भी अगर कनाडा में इंटरेस्टेड है, जो फार्मासिस्ट है और उसको जाना है, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं बिल्कुल उसको पूरी हेल्प करूंगा कि आप फॉरेन जाए। कनाडा के अलावा अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ऐसे जगह पे भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि वहाँ पे जो मैन पावर है, जो सोर्सेस है, वो बहुत कम है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ सेक्टर नंबर 1 पे आता है। और हेल्थ सेक्टर नंबर 1 पे आता है तो वहाँ फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे किसी भी फिजिशियंस को अपना क्लिनिक्स ओपन करने के पहले एक फार्मासिस्ट का होना जरूरी होता है, क्योंकि इंडिया में एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए फार्मासिस्ट को स्टोर ओपन क्लिनिकल्स ओपन करने के लिए फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फॉरेन में किसी भी डॉक्टर्स को अपना क्लिनिक ओपन करने के पहले फार्मासिस्ट होता है, क्योंकि इंडिया में ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर करता है, लेकिन फॉरेन में ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट ही करता है। फिजिशियन सिर्फ डायग्नोस करता है फॉरेन कंट्रीज में। इसलिए ये इतनी सारी ब्रांचेस होती है, क्योंकि न्यूक्लियर फार्मासिस्ट की दवाई देता है, पेडियाट्रिक फार्मासिस्ट पेडियाट्रिक की दवाई देता है। तो फॉरेन में किसी भी डॉक्टर्स को अगर अपना क्लिनिक ओपन करना है तो उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लगेगा फार्मासिस्ट का। तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया के अलावा बाहर भी फार्मेसी एजुकेशन का। अब मैं फार्मेसी एजुकेशन के बारे में अगर बात करूँ इंडिया में, तो ये डाटा थोड़ा पुराना है, अभी कॉलेजेस बढ़ चुके हैं, अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे जो अलग अलग कॉलेजेस है, डिप्लोमा इन फार्मेसी के 564 कॉलेज है, जिसमें 33,665 सीट्स अवेलेबल है। बैचलर ऑफ फार्मेसी के 382 कॉलेजेस है, फार्मा डी के 44 कॉलेजेस है, और मास्टर ऑफ फार्मेसी के 132 कॉलेजेस है। तो ये इतनी सारी सीट्स है। अब ये थोड़ा डाटा 1-2 साल पुराना है, पिछले 2-3 वर्षों में बहुत सारे नए नए कॉलेजेस ओपन हुए हैं। तो ये कोर्सेस अलग अलग कॉलेजेस से आप लेके एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी फार्मेसी करियर में आप ले सकते हो। इसके अलावा आपको अगर कोई भी फार्मेसी रेगुलेशन अगर करना है, कोई भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन्स लेना है, या कोई भी कोर्स में आप डी फार्म या बी फार्म करना चाहते हो, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ जो एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल में लिखा है कि उसका अप्रूवल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से होना चाहिए। कोई भी कॉलेज जहाँ पे कोई भी हमारे समाज के बंधु या किसी को भी अगर फार्मेसी करना है, तो वो 2 चीज़ें ध्यान रखे। एक तो कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हो, और दूसरा AICTE होती है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये 2 बॉडी से अगर कोई कॉलेजेस अफिलिएटेड हो तो ही वो इस कॉलेजेस में ले सकता है, ताकि उसका भविष्य सुनहरा हो और वो जो कोर्स करे जो करे उससे प्रॉपरली उसको लाइसेंस मिल सके और रजिस्ट्रेशन भी उसको आसानी से मिल पाएगा। अब ये लास्ट स्लाइड के बारे में बताना चाहता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, कि अगर हम फार्मासिस्ट है, अगर आपको फार्मेसी का करियर करना है, फार्मेसी का कोर्स करना है, तो आप फार्मेसी के कोर्स में कैसे कैसे एंट्री ले सकते हो। तो सबसे स्टार्टिंग जो होती है डिग्री लेवल डिप्लोमा और डिप्लोमा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में बताना चाहता हूँ सबसे पहले। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी सबसे एंट्री लेवल कोर्स है, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, अगर किसी को भी लेना है तो 12+2 साइंस। अगर 12th
में साइंस है, चाहे वो पीसीबी हो, पीसीएम हो, पीसीएमबी हो या कोई भी ग्रुप हो, अगर वो साइंस से 12th पास है तो वो डिप्लोमा में पास ले सकता है। और डिप्लोमा जो है ये 2 साल का कोर्स है, और 2 साल के कोर्स करने के बाद उसको 500 घंटे की ट्रेनिंग होती है। मतलब आप मिनिमम 3 महीना बोल दो कि 2 साल का कोर्स करने के बाद 3 महीने की उसको ट्रेनिंग लेनी होती है। अगर उसने 3 महीने की ट्रेनिंग ले ली और 2 साल का कोर्स है तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाता है। ये डिप्लोमा के बारे में हो गया। अगर आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेनी है तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है एडमिशन के लिए 12th होना चाहिए, चाहे पीसीएम हो, चाहे पीसीबी हो या पीसीएमबी ग्रुप हो। कोई भी ग्रुप से आप पीसीएम 12th साइंस पास है तो आप डिग्री बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो। और ये जो है ये 4 इयर्स फुल टाइम कोर्सेस है, 4 साल का फुल टाइम कोर्स है। और इसके अलावा एक नया कोर्स जो लॉन्च हुआ है इंडिया में, दैट इज द डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्म डी करके है। इसका भी आप 12th+2 के बेस पे एडमिशन ले सकते हो, और ये 6 साल का कंप्लीट कोर्स है। और ये कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आप फार्म डी का एडमिशन लेते हो तो आपको डायरेक्ट डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। जैसे कि हम अभी अगर एम फार्म के बाद पीएचडी करने के बाद हमको डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, लेकिन अगर फार्म डी का कोर्स करते हो आप तो आप डायरेक्टली डॉक्टरेट बन के निकलते हो, जो 6 साल का कोर्स है। तो आप अगर फार्म डी भी इंटरेस्टेड हो तो 10+2 पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी ग्रुप से, या अगर आप डिप्लोमा करके हैं तो भी आपको फार्म डी में एडमिशन मिलेगी, जो 6 साल का कंप्लीट कोर्स है। और उसके बाद आपकी मतलब 5 साल का कोर्स है और 1 साल की इसमें हॉस्पिटल की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। तो ये अलग अलग एंट्री लेवल कोर्स है, डी फॉर्म, बी फॉर्म और फार्म डी, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो 12th साइंस के बाद। अगर आपको हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट है, अगर कोई चाहता है कि हम डी फार्म करने के बाद हायर एजुकेशन में जाए तो डी फार्म करने वाला डायरेक्टली बी फार्म सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। और अगर बी फार्म करने वाला चाहे कि मुझे और हायर लेना है तो वो डायरेक्टली 3rd ईयर में फार्म डी में एडमिशन उसको मिलती है। और अगर बी फार्म हो जाए, बी फार्म के बाद अगर उसको अगर हायर स्टडी करनी है तो वो मास्टर ऑफ फार्मेसी कर सकता है, एम फार्म, जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट बी फार्मेसी होती है, जो 2 साल का कोर्स होता है जिसमें 1 साल का रिसर्च वर्क कंपलसरी होता है। और एम फॉर्म के बाद वो पीएचडी कर सकता है, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट एम फॉर्म होता है किसी ब्रांच में। और ये फुल टाइम प्रोग्राम है और ये 3 साल का होता है। और अगर आपको स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें तो मैं छोटा सा एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो अलग अलग ब्रांचेस होती है फार्मेसी में, वो फार्मास्यूटिक्स होती है। फार्मास्यूटिक्स ब्रांच वो होती है जहाँ पे हम दवाइयाँ बनाते हैं, टैबलेट कैसी बनती है, कैप्सूल कैसी बनती है, इसकी स्टडी फार्मास्यूटिक्स में होती है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम टेस्टिंग करते हैं, जो भी दवाइयाँ बनती है उस दवाइयों की टेस्टिंग हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में करते हैं। फार्माकोलॉजी जो होती है वो पेशेंट के ऊपर दवाइयों का क्या इफेक्ट है उसकी स्टडी फार्माकोलॉजी में होती है। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में दवाइयाँ जो बनती है, जो बायोटेक प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका डीएनए आरएनए पे क्या काम होता है उस पर हम बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस जो होता है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट देने वाला कोर्स होता है। अगर आप फार्मेसी प्रैक्टिस कोर्स करते हो तो आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकते हो किसी को भी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी मतलब आप इंडस्ट्रीज में जो मशीन होती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उस पर काम होता है। फार्माकोग्नोसी जो होती है, फार्माकोग्नोसी क्रूड ड्रग्स जो होते हैं, हर्बल ड्रग्स होते हैं, उस पर इंफॉर्मेशन मिलती है हमको, अगर फार्माकोग्नोसी में हम स्पेशलाइज करते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग्स की पूरी सिंथेसिस, कोई भी ड्रग हमको कोई सिंथेसाइज करना है, केमिकली बनाना है, तो उसको हम किस तरह से सिंथेसाइज करें। रेगुलेटरी अफेयर्स, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब कानूनी दावपेच जो होते हैं जिसको बोलते हैं हम रेगुलेटरी अफेयर्स, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो रेगुलेटरी अफेयर्स में काम आते हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, तो ये एक एलिजिबिलिटी होती है और कोर्स रिक्वायरमेंट होते हैं कि अगर आप फार्मेसी कोर्स में एंट्री लेना चाहते हो तो आप डी फार्म कर सकते हो, बी फार्म कर सकते हो या फार्म डी में भी एडमिशन ले सकते हो। किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 12th साइंस पास आउट। एक छोटी सी और एक स्लाइड मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। आपको दिख रहा है स्क्रीन सभी को? हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है हाँ, राजू। तो जी जी हाँ, तो अगर आप बी फॉर्म करते हो, मैं सिर्फ बी फॉर्म के बेस के बता रहा हूँ, ठीक है। जी अगर आप बी फॉर्म करते हो तो आप मेडिकल राइटर की जॉब कर सकते हो, जिसकी सैलरी 3 लाख रुपये होती है। इनिशियल बता रहा हूँ मैं, इनिशियल सैलरी। अगर आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट पे काम करते हो तो आप 5 लाख रुपए का पैकेज ले सकते हो। आप अगर ड्रग सेफ्टी एसोसिएट पे काम करते हो तो आप 3.5 लाख का इनिशियल स्टार्ट मिलता है। आप ड्रग इंस्पेक्टर पे काम करते हो तो आपको 6 लाख रुपए का पैकेज मिलता है।
फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट काम करते हो तो आपको 6.5 लाख का पैकेज मिलता है इनिशियली। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एसोसिएट अगर काम कर रहे हो आप तो 5 लाख का पैकेज मिलता है। सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में 4 लाख की स्टार्टिंग है। फार्मेसी बिजनेस में आप 8 लाख तक का पैकेज पा सकते हो। क्यूए क्यूसी एसोसिएट अगर है तो आप 3.5 लाख का पैकेज पा सकते हो। ये सभी जो पैकेजेस यहाँ लिखे हैं ये पैकेजेस इनिशियल है, फ्रेशर्स के लिए है। इसके बाद आप में जितनी टैलेंट है उस टैलेंट के हिसाब से आप इस कोर्स को आगे ले जा सकते हो और कोर्स में अपना आगे बढ़ा सकते हो। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था मेरी तरफ से कि कोर्स में कैसे आप एंट्री ले सके, कहाँ कहाँ ले सके और क्या क्या कोर्स होते हैं। ये सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन मैंने दिया हूँ आपको। अगर हाँ, अब आपको अगर कुछ पूछना है इस बारे में इंफॉर्मेशन तो आप पूछ सकते हैं मुझे। जी हाँ, धन्यवाद डॉक्टर राजेश मुजारिया जी। आपने जी बहुत ही विस्तार पूर्वक इस विषय पर जानकारी दी है।